जो कुछ प्रतिक्रिया आई हैं मेरे पास, अभिषेक मनु सिंघवी की है। मैं आपसे सवाल करने के पहले ये देखिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा विवेक सर। स्पष्ट रूप से समझी गई है सब लोगों द्वारा और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह से इसको समझता है। एक बात जो बड़े स्पष्ट रूप से समझी गई है सब लोगों द्वारा और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह से इसको समझता है, वो निहित है इन सब चीजों में, लेकिन उसके विषय में फाइंडिंग और टिप्पणी नहीं की उच्चतम न्यायालय ने, जिसको मैं एक समझता हूं गैप है। वो क्या चीज है? इन सब चीजों का एसआईआर का, चुनाव आयोग का एक मूल जो त्रुटि है, फंडामेंटल डिफेक्ट है, जिस कारण से ये सब मापदंडों का उल्लंघन हुआ, वो है कम समय सीमा, अल्प समय सीमा, अत्यंत कम समय में काम करना सैकड़ों की तादाद के विषयों में। बिहार में वो समय सीमा थी 4 महीने लगभग, पश्चिम बंगाल में वो समय थी 4-5 महीने। तो प्रश्न ही उठाया जाता है कि जो जल्दबाजी थी, 7 करोड़ थे, 65 लाख थे बिहार में, बाद में उनको जोड़ा जाए अपील में, लेकिन अब समय नहीं रहा, चुनाव आ गया। ये सब अगर आप अगले वर्ष वाले चुनावों के लिए शुरू करते, उसी एसआईआर को, उसी तहकीकात को, उसी संशोधन को, उसी सफाई को, प्योरिफिकेशन को, तो अगर आप 1 वर्ष पहले शुरू करते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों जान बूझ कर चुनाव आयोग ने हर जगह 3-4 महीने के अत्यंत अल्प समय में, जबकि इतने सैकड़ों की तादाद पे लोग नहीं कर सकते निर्णित, ये काम क्यों किया? इस पे भी दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है। एक और बात है जो चौथा मुद्दा है, जिसपे मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर तो दिया है, लेकिन टिप्पणी नहीं की है, फाइंडिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग को उसके लिए जिम्मेवार नहीं होल्ड किया है। वो भी बड़ा साफ है। वो ये है कि चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में, और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? ये वही समय सीमा वाली बात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब घोड़ा भाग जाए उसके बाद अस्तबल के दरवाजे को बंद करना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उसका औचित्य मैं समझता हूं पूरे निर्णय में अंडरलाइंग एक बड़ा स्पष्ट चीज है, लेकिन उस पर एक फाइंडिंग देना सही होता, जो नहीं है। ये इसके अलावा एक टिप्पणी ये योगेंद्र यादव की भी है, ये भी सुनिएगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना, मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। क्या कहिएगा विवेक सर, ये बड़ी बहुत ही ऐसी बातें हैं जो लगातार हम लोग कर रहे हैं, और लगातार विपक्ष कह रहा है कि ये संविधान बिल्कुल अब उस कगार पर, और अभी कहा भी अनिल सर ने भी चीजें कही कि जो उम्मीद थी उसी के अनुरूप है। दोनों आपने सुना, अभिषेक मनु सिंघवी को भी सुन लिया, और यही सारी चीजें थी कि आपने कुछ भी उसमें स्पष्ट नहीं है। 27 लाख नाम काट के आपने चुनाव कराया, एक तरफ कह रहे सही किया,
तो 27 लाख नाम जो कटे, तो फिर वो बंगाल का चुनाव वैध कैसे हुआ? यहाँ तो ठीक है कि SIR वैध है। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, जो दो मुद्दे सिंघवी जी ने उठाए, उसमें का जो पहला मुद्दा है कि आपने बहुत ही कम समय में ये पूरा SIR की प्रक्रिया करवाई है। पिछले बार जब SIR हुआ था तो 2-2 साल लगे थे, उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं हुए थे। इतनी जनसंख्या इस देश में है और ऑफिशियल मशीनरी का जो एफिशिएंसी है वो तो पूरी दुनिया को पता है कि भारत में एफिशिएंसी कितनी है। भारत के जो सरकारी जो डिपार्टमेंट्स है वो किस एफिशिएंसी से काम करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। हमारा कोई घर का एक काम करने, कोई डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं तो किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है, ये हमको पता है। तो 3 महीने में आप 4 महीने में SIR करवाएंगे? इतने होशियार हैं आप सचमुच? जरा पूछिए अपने आप से, गिरेबान में झांक के देखिए, यह है इतना कॉम्पिटेंस देश में सरकारी कर्मचारियों का? ये पहली बात है। मैं तो कहता हूं चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि आपको अगर लगता है कि ये 3 महीने में 4 महीने में बिल्कुल हो सकता है, ऐसा आपको लगता है, आप इसके बारे में कुछ कहते नहीं है, तो आपको एक काम दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब भी ये सरकार तो नहीं देगी, जब सरकार बदल जाएगी, जब कभी, तब पहले सुप्रीम कोर्ट उस समय तक तो सारे जजेस शायद इसी प्रकार के वहां पर बैठे रहेंगे जो आज बैठे हैं। उस समय इनको चैलेंज देना पड़ेगा कि आपको 3 महीने दिए जाते हैं और आपके जितने पेंडिंग केसेस है वो कंप्लीट करके दिखाइए। है आप में हिम्मत? किस तरह के जजेस है ये और किस तरह का सुप्रीम कोर्ट है? अगर आप अपना पेंडिंग, लाखों पेंडिंग केसेस 3 महीने में खत्म नहीं कर सकते, तो आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि 3 महीने में ये पूरी तरह से बिल्कुल न्याय्य तरीके से कंप्लीट हो गया है? आप बताइए, आप अपना उदाहरण देखिए और उसके बाद फिर जजमेंट दीजिए ना। क्या आपके पास जो लाखों केसेस पेंडिंग है 3 महीने में कर सकते हैं वो रफा दफा? है आप में वो कॉम्पिटेंस? ये सवाल पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की जो जनक है भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI, उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से चैलेंज दिया जाए तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर ये जो प्रक्रिया है ये कैसे 3 महीने में पूरी हुई? सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरी बात जो है, जो 27 लाख लोगों को उनके वोटिंग से महरूम कराया गया, वो एक बेसिक जो जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है वो वहां अप्लाई करना चाहिए। वो अगर आप ही नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट होके, तो फिर वो कौन करेगा? वो किसकी जिम्मेदारी? फिर आप किस लिए बैठे हैं वहां पर? वो प्रिंसिपल ये है, कार्डिनल प्रिंसिपल है कि आप तब तक इनोसेंट हो जब तक आप के खिलाफ का जो गुनाह है वो सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल वही प्रिंसिपल यहाँ लागू होता है। इन 27 लाख लोगों की केसेस आपने पेंडिंग रखी क्योंकि आपके पास समय नहीं था, और आपने जजमेंट क्या देना चाहिए था कि जब तक ये लोग अवैध वोटर नहीं है, ये सिद्ध नहीं होता, तब तक इनका वोटिंग राइट प्रोटेक्ट किया जाए। ये आपसे उम्मीद थी। किस तरह के चीफ जस्टिस है आप और किस तरह के सुप्रीम कोर्ट है आप? क्यों नहीं इन 27 लाख लोगों को आपने वोटिंग का अधिकार दिया? और क्यों ये कहा अधिक कैजुअली? सुप्रीम कोर्ट के जज इतने कैजुअली बात कर सकते? नहीं, वो अगली बार कर लेना आप वोटिंग। मतलब क्या दर्जा है जस्टिस डिलीवरी का, जस्टिस डिस्पेंसेशन का क्या दर्जा है इस देश में? देखिए, आप अगले बार कर लीजिए। क्यों अगली बार? इस बार का उनका वोटिंग राइट 27 लाख में से एक भी ऐसा कोई हो जिसका वोटिंग राइट सही था लेकिन आपने उसको वोट नहीं करने दिया, ऐसा अगर एक भी व्यक्ति निकला तो भी आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये 2 चीजें जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही उसके बारे में सत्यता ये है। और जो योगेंद्र यादव जी ने कहा वो सही है कि ये लास्ट पिलर जो है वो आज नहीं खत्म हुआ है, ये तो पिछले 12 साल से देख रहे हैं। हम जब एक्टिव जर्नलिज्म में थे, जब रिपोर्टिंग करते थे, जब एडिटिंग करते थे, उस समय महीने में कम से कम 1-2 हेडलाइंस तो ऐसी आती ही थी, हाई कोर्ट रैप्स स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हाई कोर्ट रैप्स सेंटर, या फिर सुप्रीम कोर्ट रैप्स सेंटर। आप मुझे पिछले 12 साल में कितनी हेडलाइंस ऐसी भारत के
न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में छपी है, मुझे बताइए कि हाई कोर्ट ने हिम्मत दिखाई और राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज किया या फिर उनको दो लपाड़े लगाए। बताइए आप। जी। एक मतलब ये सारी हेडलाइंस पूरी तरह से गायब हो गई है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सारी जुडिशरी जो है वो इस तरह से सरकार के पक्ष में हो गई है कि ये हेडलाइंस गायब ही हो गई है मीडिया में से। हाई कोर्ट रैप स्टेट गवर्नमेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो ऐसे मामले में जो कोई कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, जिसका लार्जर कोई मीनिंग नहीं है, लार्जर कोई परपोर्ट नहीं है, लार्जर कोई उसका इन्फ्लुएंस नहीं है समाज पर या इस देश की राजनीति पर। ऐसे मामलों में कोई ऐसा एक आध जजमेंट आया है वो तो ठीक है, लेकिन इस देश की राजनीति, इस देश की समाज नीति पर जिसका महत्व है, उस ऐसे किसी मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी की किसी भी दूसरे अंग ने क्या इस तरह से सुप्रीम सरकार को कभी लताड़ा है? बताइए कितनी बार लताड़ा है? तो ये अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। भले ये ऐसा कहने पर आपको और हमको जेल में डाल दे, जेल में जाने की क्या है? इसमें तो इस देश में तो आए दिन बहुत सारे लोग जेल में जा रहे हैं और उनको बेल भी नहीं मिलती है। डालना है तो डाले, कौन डरता है इनसे? तो ये पूरा एसआईआर की जो प्रक्रिया, और देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर एक स्टेट में एक तरीके से और दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से। एक स्टेट में माइक्रो ऑब्जर्वर्स, एक स्टेट में जुडिशियल ऑफिसर्स और दूसरे स्टेट में नहीं। हर एक स्टेट में अलग अलग यार्डस्टिक से आप करा रहे हैं। इसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो यूनिफॉर्मिटी होती हर जगह। क्यों नहीं? आपने बंगाल में क्यों अलग यार्डस्टिक लगाई? बंगाल में अलग नियम क्यों लगाया? और जहां तक सिटीजनशिप का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें जो कहना है वो बहुत ही मजेदार है। मतलब वो कहता है कि नहीं वो सिटीजनशिप आपकी सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता है। इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कह रहा है कि आप सिटीजन नहीं है। तो सिर्फ पूरी तरह से खातिरी नहीं है इस बात की कि आप सिटीजन। देखिए इस तरह से जजमेंट लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? इलेक्शन कमीशन को खातिरी नहीं है तो खातिरी करा के उसका वोटिंग राइट निकाली ना भाई। उससे पहले ही उसको बोलते कि नहीं रहने दो, अभी अगली बार देख लेना। मतलब ये थर्ड क्लास अप्रोच है, जस्टिस डिलीवरी का थर्ड क्लास अप्रोच है ये, कि अभी रहने दो, अभी वोट मत करो। ये बहुत ही सड़क छाप अप्रोच है। अगली बार देख लेना, अगली बार कर लेना वोट। मतलब ये इतना पैटर्नाइजिंग और इतना भयानक है कि इसको जस्टिस बोलेंगे हम? तभी तो ये इतना बड़ा कॉकरोच जनता पार्टी का जो सैलाब आया है, इन्हीं की वजह से तो आया है। यही तो जनक है। कभी इस देश के इतिहास में या दुनिया के किसी भी देश के इतिहास में आप बताइए एक ऐसी घटना, एक जजमेंट किसी कोर्ट का, जिस जजमेंट की वजह से एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, वो भी 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। ये रिकॉर्ड जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नाम लिखा गया है दुनिया में कि इन्होंने एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये अगर स्टेटस है और ये अगर हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की हालत है तो क्या अपेक्षा की जाए? योगेंद्र यादव सही कह रहे हैं कि अभी कोई मतलब कुछ बचा नहीं है, कोई आशा आप, और ये जजमेंट इसी तरह से आएगा, ये तो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड ही था। मतलब कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कहीं से भी कोई निगेटिव कमेंट, एक भी निगेटिव कमेंट सरकार के खिलाफ एक बताइए, एक तो किया है, सारा का सारा ठीक हो गया है, 100% सही चल रहा है। ऐसा कभी इस तरह का कोई जजमेंट आता है? कुछ तो आप टिप्पणी करते, कहीं तो गलती बताते कि ये आपने गलत किया, इसको सुधारिए। अभी तो बोलते एक तो बात के बारे में बोलते, एक बात के बारे में भी नहीं कहा। इसका मतलब पूरी तरह से आप डिसाइडेड थे कि हमको सरकार के पक्ष में जजमेंट देना है। ऐसा कहेंगे तो आप कंटेम्प्ट करेंगे।